हाय दोस्तों, चलिए हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। हम देख रहे हैं नई कविता के अंतर्गत जो हमने भाग किया था, तो उसमें 3 भाग किए थे। अ कविता, जनवादी कविता और नया गीत। तो उसी की कड़ी में हम अ कविता को लेकर चल रहे हैं। अ कविता में हमने जो भी पढ़ा उसकी भूमिका देखें, कब से शुरू हुआ इसके बारे में देखें। फिर उसमें हमने इसके पहले जो भी वीडियो अपलोड किए हैं उसमें 3-4 कवि को देख चुके हैं। तो आज हमारा ये अगला कवि है राजकमल चौधरी। यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा और इसको जरूर याद रखिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट कवि है। तो इनका जन्म पहले हम देखें। जन्म इनका 1931 ईस्वी में और मृत्यु 1967 ईस्वी। इनका जन्म हो गया और मृत्यु। इन्हें गुस्से के कवि कहा जाता है। कुछ विद्वानों, कुछ लेखकों ने, आलोचकों ने इन्हें गुस्से का कवि कवि पूछा जाता है इस तरह के प्रश्न, गुस्से का कवि। अगर प्रश्न आ गया गुस्से का कवि कौन है, तो कौन है? राजकमल चौधरी। कौन है? गुस्से के कवि ने। इन्होंने बीट पीढ़ी का प्रवर्तन किया। बीट पीढ़ी का प्रवर्तन किया यानी इसके पुरोधा माने जाते हैं। बीट पीढ़ी यह जो भूख से जो जनता पीड़ित थी उसके बारे में इन्होंने सबसे पहले वहां के केंद्र में बनाया। तो ये सब कहाँ थे? बंगाल साइड में, बंगाल की तरफ। वहाँ अब भी देखेंगे बिहार में अभी भी चल रही है, गरीबी चल रही है। तो इसी आधार पर ये गुस्से के कवि और बीट पीढ़ी के कवि कहा जाता है। पुरोधा है किसके? बीट पीढ़ी के। बच्चन सिंह एक आलोचक थे। बच्चन सिंह, इन्होंने इनके बारे में कहा कि आ कविता के पुरोधा कवि हैं। ये कथन कभी पूछ लिया। देखिए 3 कथन है, 3 इंपॉर्टेंट। गुस्से का कवि किसे कहा जाता है? राजकमल चौधरी को। बीट पीढ़ी का प्रवर्तन किसने किया? राजकमल चौधरी। और बच्चन सिंह ने इन्हें क्या कहा? अकविता। हमारा कविता चल रहा है, अकविता के पुरोधा कवि थे। किसने कहा है? बच्चन सिंह। ये कथन पूछता भी है। तो अब इनके बारे में इनकी कविताएं देख लें, इनकी रचनाएं, उपन्यास। सबसे महत्वपूर्ण उनके जो हैं उपन्यास ही है। तो उनके देखेंगे उपन्यास कितने थे। सबसे पहले हम इनके काव्य कुछ देख लें जो भी हैं। रचनाएं में सबसे पहले हम इनके काव्य को देखेंगे। काव्य पहला कंकावती, दूसरा मुक्ति प्रसंग, तीसरा भूखी पीढ़ी, चौथा बीट कविता, पांचवा पत्थर के नीचे दबे हाथ, और छठा स्वर गंधा। ये तो इनकी रचनाएं हैं कुछ। इसमें से आप कंकावती, मुक्ति प्रसंग, भूखी पीढ़ी, पत्थर के नीचे दबे हाथ, ये सब तो इम्पॉर्टेंट है। मुक्ति प्रसंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। यह लंबी कविता
की श्रेणी में आता है। किसकी? लंबी कविता। अब जैसे जैसे नई कविता की शुरुआत हुई थी तो उस समय जैसे महाकाव्य वगैरह नहीं लिखे गए, बस केवल उनके स्थान पर लंबी कविताएं लिखी जाने लगी। तो इस तरह मुख्य प्रसंग क्या है? एक लंबी कविता है। कभी प्रश्न बन गया, ठीक। और ये जो 3 है, 3, 4, 5, 6, इसमें इन्होंने केसरी कुमार के साथ रचनाएं की। किसके? केसरी, ये भी कवि थे, केसरी कुमार के साथ ये सब मिलके रचनाएं। इस समय कुछ मिले हुए कविताएं एक दो लेखक मिलकर भी रचनाएं करने लगे। तो पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन नई कविता के शुरू में होने लगा। तो ये थे इनके काव्य। ये इम्पॉर्टेंट है, मुक्ति प्रसंग या लंबी कविता है। कंकावती जो है यह यौन विद्रुपता का चित्रण किया गया है, ठीक। तो इसके आगे हम देखें, इनके काव्य हो गए, फिर इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो है इनके उपन्यास हैं। तो उपन्यास के बारे में हम देखें। इनके उपन्यास में पहला नदी बहती थी, नदी बहती थी। दूसरा मरी हुई मछली, मरी हुई मछली। तीसरा ताश के पत्तों का घर, ताश के पत्तों का घर। चौथा शहर था शहर नहीं था, शहर था शहर नहीं था। देह गाथा, पांचवा देह गाथा। छठवां 20 रानियों का बाइस्कोप, बाइस्कोप। पहले जमाने में, पहले जब ये बाइस्कोप चलता था कि एक आदमी साइकिल पे लेके आता था, उसमें अनेक चित्र रहते थे, तो आदमी अपना आंख लगा के उसमें देखता था, वही बाइस्कोप होता था। सातवां अग्नि स्नान, स्नान। और आठवां है, आठवां यहां देखें, एक अनार, अनार एक बीमार। ये इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास थे। नदी बहती थी, मरी हुई मछली, ताश के पत्तों का घर, शहर था शहर नहीं था, देह गाथा, 20 रानियों का बाइस्कोप, अग्नि स्नान और एक अनार एक बीमार। ये महत्वपूर्ण इनके उपन्यास हैं। यहाँ देखें 100 अजान, एक सुजान। सुजान एक किसका उपन्यास है? बाल कृष्ण भट्ट का। यहाँ कंफ्यूज मत करना, बाल कृष्ण भट्ट का ये इनका उपन्यास है। किसका? बाल कृष्ण भट्ट का। इनका क्या है? एक अनार एक बीमार। अब देखें सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट जो है ये है मरी हुई मछली। इसमें क्या है कि एक स्त्री है, वह धन के अभाव में क्या कष्ट झेलती है, उसी के बारे में इसमें दिखाया गया है, ठीक। मरी हुई मछली में एक स्त्री के अर्थाभाव के कारण जो उसकी परेशानियां हैं उसको इसमें दर्शाया गया है। ताश के पत्तों का घर और शहर था शहर नहीं था, ये सब उनके जो उस समय, इन्हें क्या कहते हैं? बीट पीढ़ी के कवि। बीट यानी भूखी पीढ़ी। तो इसीलिए जो इसमें उस समय समाज में जो
स्त्री पुरुष या खाने पीने की जो भी दिक्कत थी उसी को केंद्र में रखकर इन्होंने अपनी रचनाएं की। इन्होंने सबसे पहले जो उपन्यास लिखे उन्हीं पर आधारित थी। ठीक, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये सब आप याद कर लीजिए। अब इनके कुछ कहानियां हैं उसके बारे में देख लें। कहानी इनकी, पहली कहानी इनकी है जलते हुए मकान में कुछ लोग। दूसरा व्याकरण का तृतीय पुरुष। और तीसरा है एक अजनबी की एक शाम। ये इनके 3 कहानी है। जलते हुए मकान में कुछ लोग, व्याकरण का तृतीय पुरुष, एक अजनबी की एक शाम, ये इनकी कहानी है। इसको जरूर याद रखिएगा। इनका एक नाटक है, नाटक भग्न स्तूप का एक अक्षत स्तंभ, ये इनके नाटक एक है। इनके 3 कहानियां हैं, एक नाटक है। तो इसके पहले जो भी उपन्यास इनके महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए इन सबको याद रखिए। इनके 8 उपन्यास थे, 5-6 कहानियां वो काव्य थे और 3 कहानी है और एक नाटक है। ये सब छोटे कवि हैं, इसको याद रखिए। यहाँ से इस समय जो भी पेपर बन रहे हैं, जो भी परीक्षाएं हो रही है, यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, ये नई कविता से अक्सर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जहाँ से हम लोग इसीलिए इसको केंद्र में रखकर इसको बता रहे हैं। क्योंकि नई कविता जो अगर नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ से प्रश्न आप हल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप बाहर हो जाते हैं। इसलिए इन सबको ध्यान रखिए। तो चलिए इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।